हेलो स्टूडेंट, DNG अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, है ना, 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर को समझेंगे, है ना। इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, है ना। उसके आधार पर हमको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाता है। तो जैसे कि चैप्टर का नेम हमारे पास में क्या है, चैप्टर का नेम रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर। आपने 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम और रियल नंबर को पढ़ा हुआ है ना। उसी को 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस किया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा करके दिया हुआ है ना। हमको उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने जितने भी प्रकार के नंबर्स पढ़े, यदि हम सभी नंबर्स को इंक्लूड कर दे तो वही नहीं रियल नंबर बन जाते हैं, है ना। इट मीन्स कि हम यदि नेचुरल नंबर, हमारे पास में होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, उसके बाद में अपना रेशनल, इरेशनल, और नेचुरल नंबर में अंदर आ जाते हैं कौन, ऑड इवन और प्राइम और कंपोजिट। यदि ये सभी नंबर्स को हम इंक्लूड कर दे तो वो कौन बन जाते हैं, रियल नंबर्स। मतलब आपको रियल नंबर्स समझ में आए कि कौन है। तो रियल नंबर्स आपने जितने भी पढ़े हैं, है ना, आप लगभग नेचुरल नंबर 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं तो वहां से आप पढ़ते आ रहे हो। तो जितने भी नंबर्स आपने अभी 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं, सभी नंबर्स आपने रियल नंबर पढ़े हुए हैं ना। तो ये है रियल नंबर, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। अब हमारे पास में जो आता है नेक्स्ट इंटीजर। तो रियल नंबर के अंदर ही इंटीजर आता है, तो इंटीजर को क्यों लिखा हमने, है ना। तो इंटीजर्स को इसके लिए लिखा है क्योंकि इंटीजर्स यहां पे हमको 2 टाइप से होंगे चैप्टर में, और कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में ना हो, आप भूल गए हो, तो इसलिए ये हमको वापस हम इसको रिमाइंड करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जब 0 से पॉजिटिव में हम इंफिनिटी तक, अनंत तक नंबर्स को लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और 0 से माइनस में इंफिनिटी तक लेकर के जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के हो हमारे पास में, 2 टाइप्स के। अब 2 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, जो प्लस वाले नंबर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कौन होंगे, जो माइनस वाले नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों क्लियर हो गए कौन है। मतलब 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, 0 से हम पीछे जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना। अब इंटीजर्स 2 टाइप्स के हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कौन, इस चैप्टर में जो स्टार्ट होता है, तो हमको यहां पे पढ़ना होता है इसमें, है ना, इसमें हमको पढ़ना होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे, है ना। तो हमारे पास में जो एल्गोरिदम है, ठीक है, एल्गोरिदम कौन है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। मीन्स कि एल्गोरिदम कौन है, एन एल्गोरिदम इज, एल्गोरिदम है एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, सीरीज मीन्स की श्रृंखला है, वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइन की हुई, है ना, वेल डिफाइंड स्टेप्स, चरणबद्ध चरण, विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो हमको एक प्रोसीजर देती है, मतलब एक विधि देती है ना। और वो विधि क्या करती है, फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और वो विधि कुछ टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ना। इट मीन्स एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ कि ये हमको, ये वेल डिफाइंड सीरीज होती है जो क्या करती है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व यदि हमको करना है तो ये जो वेल डिफाइंड हम जो स्टेप्स बोल रहे हैं, इन वेल डिफाइंड स्टेप्स में हम उस क्वेश्चन को पुट करते चले जाएंगे और उसका हमको सॉल्यूशन मिलते चला जाएगा। देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ विशेष टाइप के, है ना। तो ये किस लिए यूज होती है भाई, तो एचसीएफ को फाइंड करने में, काय में, एचसीएफ को फाइंड करने में यूज होती है। तो ये एक प्रकार से वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है, चरण होती है, इसको हम बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप्स बनी हुई है ऑलरेडी इसमें, और उसमें हम जो है नंबर्स को पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है ना। एक प्रकार से हम इसको फॉर्मूले की तरह समझेंगे, है ना, कि ये फॉर्मूला एक प्रकार का, है ना। अब लेमा क्या चीज होती है, तो अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, यहां पर ध्यान देना आपको, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है ये, प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही प्रूव्ड है। ये एक स्टेटमेंट मतलब कि कथन है जो पहले से ही प्रूव्ड हो चुका है, प्रूवन स्टेटमेंट। यूज्ड फॉर, जिसको कि हम उपयोग करते हैं
प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो हम लेम्मा का मीन्स क्या होता है कि एक स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है और उस स्टेटमेंट के बेस पर हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेम्मा, है ना। तो ये हमारा लेम्मा वर्ड। तो ये दोनों वर्ड्स को आपको याद रखना होगा, है ना। 1 नंबर में मतलब ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना होगा आपको कि एल्गोरिदम किसको बोलते हैं और लेम्मा किसको बोलते हैं, है ना। इनका मीनिंग समझ में आ गया। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, किसी कोई स्टेप्स बनी हुई हैं, उस पर हमको क्या करना होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उस स्टेप के थ्रू। और लेम्मा क्या होती है, ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट प्रूव्ड है और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से हम और स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये भी स्पेशल टाइप की जो इस पे बेस्ड होगी वो। एक्चुअल में लेमा का मीनिंग ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के ऊपर आप कोई भी अदर स्टेटमेंट को अप्लाई करोगे, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा, प्रूव्ड स्टेटमेंट। उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट वाला, जैसे कि प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, तो ये अनदर स्टेटमेंट को भी हम क्या कर पाते हैं, प्रूव्ड कर पाते हैं, है ना। तो ये लेमा होती है। अब आते हैं हम क्या, थ्योरम नंबर 1.1, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन आप जानते हो, 3rd 4th से आप सीखते आ रहे हो डिवीजन किसको बोलते हैं, है ना। डिवाइड करना, किसी चीज को डिवाइड कर देना डिवीजन कहलाता है ना। डिवीजन लेमा, लेमा का अभी मतलब समझा कि एक ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उस पर जो है अन्य स्टेटमेंट्स को हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आपको लेमा का मीनिंग समझ में आया, यूक्लिड का मतलब समझ में आया, डिवीजन का मतलब समझ में आया, लेमा का आया। अब यहां पर समझना है आपको, देखिए यहां पे इंटीजर्स है ना, इसीलिए हमने यहां पर इसको इंटीजर पहले ही समझ लिया था, है ना। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स अभी बताया था कि वो 0 से बिग नंबर्स होंगे, है ना। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यहां पर a एंड b आप एक इसको वेरिएबल ना समझे, ये कांस्टेंट है। a और b किसकी तरह यूज हो रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट, है ना। तो a एंड b यहां पर हमारे पास में गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब इनकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, है ना, प्लस में होगी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग, मतलब कि a और b जो रहेंगे, है ना, a और b जो रहेंगे ये q और r को सेटिस्फाई करेंगे। अब किसके थ्रू करेंगे भाई, कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्या होता है ये, तो यहां पर देखेंगे कि इंटीजर्स q एंड r को कैसे सेटिस्फाइंग हो रहे हैं, है ना। देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बस इसी को हमको याद रखना होगा, है ना। अब क्या होता है कि जो a की वैल्यू है, ये जो a लिखा हुआ है, जो a की वैल्यू होती है b और q का जब मल्टीप्लाई कर दे और उसमें r को प्लस कर दे तो वो मिल जाता है हमको a, है ना। मतलब इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको प्लस करके a निकाल सकते हैं हम, या a को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। कोई अगर नंबर है तो जिसमें कि जो 0 है उससे r की वैल्यू बड़ी होती है या तो इक्वल होती है ना। जो r की वैल्यू है वो कैसी होगी, 0 से या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी, लेकिन r हमेशा b से कैसा होगा, छोटा होगा। ये याद रखना आपको, ये ऐसा याद रखोगे आप, है ना। जिधर ये जो बड़ा भाग दिख रहा है तो वो बड़ा और जिधर छोटा भाग दिख रहा है वो छोटा, है ना। तो ये समझ में आया हमको कि जो हमारे पास में r है वो 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन भी बना के रखा हमने, और जो b है वो r से बड़ा होगा, मतलब r किसके बीच में होगा, b और 0 के बराबर भी हो सकता और इन दोनों के बीच में हो सकता है ना। तो याद रखना होगा, ठीक। अब ये किसमें यूज होता है, तो ये भी HCF को फाइंड करने में यूज होता है ना। ये किसको यूज करने में, तो मतलब इसका यूज क्या है, तो HCF को फाइंड करते हैं, है ना। HCF इसके द्वारा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में हमारे पास में आता है थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या है भाई, फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, आधार, किसी भी चीज का फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल, तो मतलब उसके बेसिक्स, है ना। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब क्या हुआ कि किसी अंकों की बेसिक, है ना, अंकों का जो बेसिक थ्योरम, है ना, डिजिट्स की बेसिक थ्योरम, डिजिट्स कह दो या नंबर्स कह दो, तो नंबर्स की जो रहेगी हमारे पास में ये बेसिक थ्योरम बोलेंगे, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम बोलेंगे, मतलब आधार, है ना, किसी भी चीज के ना, ठीक। अब यहाँ पे इसको देखेंगे भी क्या है ये, एवरी कंपोजिट नंबर
एवरी मतलब हर कोई, कंपोजिट मीन्स आप जानते हो जिसमें कि किसी अदर नंबर से डिवाइड चला जाए, जो डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का यहाँ पे मीनिंग है फैक्टर्स, है ना, उसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको, है ना। कंपोजिट नंबर के वैसे फैक्टर्स निकलते हैं तभी तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं हम, है ना। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन यहां पे ये क्या कह दिया है, तो यहां हमको ये समझना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर में, प्रोडक्ट मींस यहां फैक्टर ही समझना है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको? कंपोजिट नंबर को। किस में? प्राइम नंबर्स में। कैसे? फैक्टर्स बना के। क्लियर हुआ कि कंपोजिट नंबर को हम किस में फैक्टर्स में बांट देंगे? प्राइम फैक्टर्स में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ना प्राइम नंबर्स का वो यूनिक होगा, मतलब और वैसे का ही डबल से नहीं मिलेगा आपको, है ना। मतलब कि वो एक ही होगा, उसका सॉल्यूशन एक ही निकलेगा, मतलब वो कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो एक ही निकलेंगे, अदर टाइप से आप और नहीं निकाल पाओगे, ये कहने का अर्थ है यहाँ पे, है ना। फैक्टराइजेशन इज यूनिक का अर्थ है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, अब ये जो इसका जो क्रम होगा वो किसी भी प्रकार से चलेगा, है ना। ये एक अद्वितीय क्रम में होंगे, मतलब यूनिक क्रम में होंगे, है ना, यूनिक ऑर्डर होगा इसका एक, है ना। तो वो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम होगा, है ना, फैक्टराइजेशन का ऑर्डर जो होगा वो चल जाएगा, ऊपर नीचे चल जाएगा, बट वो यूनिक होगा, है ना। वो ऑर्डर जो होगा वो यूनिक होगा, कहने का मतलब ऑर्डर को आप ऊपर नीचे कर पाओगे, मतलब आपने हो सकता है कि बिग नंबर से कभी जो फैक्टर निकाल रहे हो तो आप हमको जो करना होता है फैक्टर की मेथड जो होती है, हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड लगाना होता है ना, फिर उसके बाद में जब नहीं जाता है तो हम बिग नंबर्स पर जाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखना है आपको, है ना। अगर आपने बड़े नंबर से भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन, है ना, फिर वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे नंबर से करते चले जाओगे तो वो ऑर्डर जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, बोल रहा, वो यूनिक रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से ये क्वेश्चंस है। अब देखिए, अब यहां पर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि हम इसको ऐसे समझ के देखते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई नंबर है, जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं a इक्वल टू 20, ठीक है, और b इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, मान लेते हैं कि हमने b इक्वल टू ले लिया है 6, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो a हमारे पास में क्या हो जाता है भाई, ये हमारे पास में कौन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब a कौन हो गया हमारे पास में 20 हो गया, इक्वल टू b कौन हो गया 6, मल्टीप्लाई, हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कि जिससे हमारे पास में नंबर 20 आ जाए, है ना। तो 6 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6 बहुत छोटा है, 6 2 जा 12 ये भी काफी छोटा है, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, मतलब 4 टाइम्स हम ले नहीं सकते क्योंकि वो 20 से बड़ा हो जाएगा। 6 3 जा कौन आ जा रहा है हमारे पास में, 6 3 जा 18। अब हमारे पास में 6 3 जा 18 आ रहा है, तो इस 18 को हम 20 में से यदि माइनस करते हैं तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा 2। अब इसको देखो आप कि a हमारे पास में ये नंबर हो गया, b कौन हो गया 6 हो गया, q हमारे पास में 3 हो गया और r कौन हो गया 2, है ना। तो ये नंबर्स की वजह से ये नंबर भी हमारे पास में आते चले आ गए, है ना। अब देखिए r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती थी या तो 0 से बड़ी रहेगी, बट किससे छोटी रहेगी, b से, और b कौन हमारा 6, तो 6 से छोटी। तो इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, है ना, एग्जांपल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझने में मिलेगा।